नमस्कार। प्रमुख हिंदी कहानियाँ और भारतीय समाज पाठ्यक्रम के अंतर्गत जारी व्याख्यान श्रृंखला में आज मैं आपके सामने उषा प्रियंवदा के द्वारा रचित उनकी चर्चित कहानी वापसी के बारे में बातचीत करूँगा। इसके जो प्रमुख पक्ष हैं आज के वह हैं इसका कथानक और इसकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं और इसकी जो परिवेशगत विशेषताएं हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। उषा प्रियंवदा हिंदी की यशस्वी रचनाकार रही हैं। नई कहानी के दौर के जिसमें मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडेय, शेखर जोशी जैसे कहानीकार लिख रहे थे, उसी दौर में उषा प्रियंवदा ने वापसी नामक कहानी लिखी। यह कहानी प्रकाशित होते ही 1960 में प्रकाशित होते ही चर्चा में आ गई थी और इसके पीछे की जो प्रमुख बात है वो ये कि देश आज़ाद हो रहा था। देश की आज़ादी के साथ नई पीढ़ी जवान हो रही थी और परतंत्र भारत की जो पीढ़ी थी वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी या वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही थी। ऐसे में जो नई पीढ़ी आती है उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और पुरानी पीढ़ी की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। असल में यह कहानी अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के अंतर्द्वंद से बुनी कहानी है जिसका अपने समय में बहुत महत्व था और आज उस कहानी का महत्व और भी अधिक हो गया है। यह पीढ़ियों के अंतराल की कहानी है, आप समझ ही चुके होंगे, जिसमें कि परिवार में और परिवार के बाहर पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच एक तरह का संघर्ष हो रहा है। पुरानी पीढ़ी के भी सपने हैं और नई पीढ़ी के भी सपने हैं। दोनों के सपने लेकिन अलग अलग हैं। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को लेकर के अपने स्वप्न पालती है और नई पीढ़ी बाज़ार, व्यवस्था और विकास को लेकर के अपना स्वप्न पालती है। ज़ाहिर सी बात है कि दोनों के स्वप्न अलग हैं और इन अलग हुए सपनों के बीच परिवार में एक तनाव का वातावरण है और इस तनाव का वातावरण जिस चरित्र के माध्यम से परिवार के भीतर घटित होता है वह हैं गजाधर बाबू। यह कहानी गजाधर बाबू की एक तरह से आत्मकथा भी है। इसलिए कह सकते हैं कि यह कहानी सामाजिक यथार्थ के ताने बाने में बुनी होकर भी एक कथात्मक कहानी भी बन जाती है। और आज गजाधर बाबू के अंतर्द्वंद को, उनकी पीड़ा को नई पीढ़ी को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो कहना यह है कि यह जो पूरी कहानी है यह अपनी पूरी बनावट में, अपने कथात्मक विन्यास में और अपनी अंतर्वस्तु में एक परिवार के भीतर घटित कहानी है जो केवल गजाधर बाबू का परिवार नहीं, हमारा और आपका भी परिवार हो सकता है। और यही इस कहानी की प्रासंगिकता होगी जिसके बारे में मैं समापन में जिक्र करूंगा। इसका कथानक बहुत छोटा है लेकिन बहुत मार्मिक भी। 35 वर्ष बाद गजाधर बाबू गांव से शहर की ओर लौटते हैं। वो रेलवे में छोटी नौकरी करते हैं। उनका एक नौकर गणेशी है जिसके साथ उन्होंने ज़िंदगी के 35 वर्ष बिता दिए हैं गांव के एक स्टेशन पर संघर्ष करते हुए। और वहीं से उन्होंने अपने सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा और जो कुछ पैसे उनको बचते रहे
उसे बचा करके शहर में उन्होंने एक छोटा सा मकान बना लिया। उसी बचाए हुए जो तनख्वाह मिल रही थी, उसी तनख्वाह से बचाए हुए पैसे से धीरे धीरे उन्होंने न केवल घर बनवाया शहर में, बल्कि अमर, नरेंद्र, बसंती जो उनके 3 बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने के लिए उन्होंने पूरी तरह से अपनी, जिसे कहते हैं कि सारे संसाधन लगा दिए। इतना ही नहीं, जो उनकी पत्नी है, अपनी पत्नी यानी बच्चों की माँ को उन्होंने बच्चों के साथ कर दिया, पढ़ाई लिखाई जिससे उनकी चलती रहे, किसी प्रकार का उन्हें नुकसान न हो, कोई तकलीफ़ न हो। और ऐसा करते समय गजाधर बाबू यही सोचते हैं कि जब अवकाश प्राप्त कर लूँगा, अर्थात रिटायरमेंट ले लूँगा या रिटायर हो जाऊँगा, तो यह जो अकेले की ज़िंदगी है उससे बहुत हद तक मुक्ति मिलेगी और मैं अपने बच्चों के साथ रह करके खुशहाल ज़िंदगी जीऊँगा, क्योंकि बच्चे जब पढ़ लिख लेंगे तो उनके साथ रहने का एक अलग ही अनूठा आनंद है। स्थिति ये होती है कि इन सपनों के साथ गजाधर बाबू 35 वर्ष बाद अवकाश प्राप्ति के साथ अपने घर लौटते हैं वापस। यही वापसी है उनकी शहर में, और वहाँ पहुँच करके बच्चों से घुलना मिलना चाहते हैं। लेकिन एक अजीब स्थिति है, और यही कहानी का नाभिक है, कहानी की मार्मिकता को बताता है। जब वो घर पहुँचते हैं तो बरामदे में कुर्सियों को हटा करके उनकी चारपाई लगा दी जाती है। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन वह अपने बच्चे अमर से, बेटी बसंती से, बेटा नरेंद्र से और अमर बहू का जिक्र आया, अमर की पत्नी से, वे संवाद करना चाहते हैं। जब वो घर में पहुंचते हैं देखते हैं कि ये सब लड़के, नई पीढ़ी के नौजवान जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास नए सपने हैं, वो आपस में खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, खूब हंसी ठिठोली कर रहे हैं। और स्थिति ये होती है कि जैसे ही गजाधर बाबू को वो देखते हैं वह विचलित हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। गजाधर बाबू को लगता है ये कैसे हो गया, इन बच्चों से मिलने में आया, इनको पढ़ाया लिखाया, इनसे सपने पाला, ये कैसे हो रहा है। उनको लगता है शायद बच्चे हैं। वो कहते हैं नरेंद्र सुनो, मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ, आओ बैठो। लेकिन कोई सुनता नहीं, एक एक करके अलग निकल जाते हैं। इतना ही नहीं होता, यहाँ तक तो ठीक है, उनकी जो पत्नी है वो घर के समस्याओं में, घर की उदर पूर्ति कह सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में इतना मशगूल रहती हैं, इतनी गहरे शामिल रहती हैं कि खुद अपने पति का ख्याल नहीं करती, जो इतने दिनों बाद लौटा है, और जब मिलती हैं तो केवल शिकायत करती हैं। गजाधर बाबू को ये लगता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और स्थिति ये आती है कि उनकी पत्नी भी उनसे थोड़ी सी कटी कटी रहती हैं, और यहाँ पर गजाधर बाबू का दुख बहुत भारी हो जाता है। गजाधर बाबू को लगता है कि क्या यही परिवार है जिसको मैंने पैसा काट काट करके, पैसा बचा बचा करके कठिन संघर्ष करते हुए पाला पोसा बड़ा किया, क्या इन्हीं मूल्यों के लिए, क्या इसी जीवन के लिए। फिर भी वो कोशिश करते हैं कि कुछ हद तक वो एडजस्ट कर सकें, वो परिवार में शामिल होकर के सहभागी हो सकें, वो एक संवाद स्थापित कर सकें, जो धीरे धीरे नहीं होता। और एक दिन ऐसा होता है कि गजाधर बाबू जब घूम टहल के आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बैठके में जो चारपाई लगाई गई थी, वह कोठी में जो अंदर जहाँ पर उनकी पत्नी की अचार चटनी, पुरानी रजाइयाँ, पुराने गद्दे रखे हुए थे, वहाँ डाल दी जाती है। गजाधर बाबू को बड़ा दुख होता है, क्योंकि उस घर से गजाधर बाबू ने एक सपने पाले थे। और जब उनको लगता है अरे मेरे लिए तो घर में जगह ही नहीं है, बरामदे में जो चारपाई रखी गई उसको हटा करके कमरे में कर दिया गया, अंदर कोठी में कर दिया गया जहाँ अंधेरा है, जहाँ पैर रखने की जगह तक नहीं है। गजाधर बाबू कुछ नहीं बोलते, चुपचाप छत को एकटक देखते रहते हैं।
और उसके बाद उनकी पत्नी आती हैं, उनसे कुछ बातचीत करती हैं और वो उनके मन को फिर भी वो समझ नहीं पाती और गजाधर बाबू को यह जो दुख होता है यह बहुत ही पीड़ा और यंत्रणादायक होता है। उसके पहले गजाधर बाबू बसंती जो बगल के शीला के घर में अपने दोस्त के यहाँ अक्सर जाती थी, उसकी बेटी की थोड़ी हरकतों को देख करके जो पिता की वत्सलता होती है, पिता को लगा कि कहीं लड़की गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही है, क्योंकि जिस घर में वो लड़की बसंती जाके जिस शीला घर में बैठती है वहाँ पर बाहर के बहुत सारे लड़के आते हैं और बहुत सारे हंसी मजाक होता है। तो उन्होंने बसंती को घर जाने से, उसके शीला घर जाने से इसी बीच मना कर देते हैं और शीला नाराज़ हो जाती है। वो कहते हैं कि तुम बगल घर जाके क्या बैठती हो, तुम आओ घर में खाना वाना बनाओ, यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान करो, पढ़ो लिखो, क्यों बगल में चली जाती हो। लेकिन पिता की इस बात को सुन करके लड़की नाराज़ हो जाती है, उनसे बोलना बंद कर देती है। यही वह पीढ़ियों का अंतराल है जहाँ बच्चे अब माँ बाप को सुनने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि माँ बाप हैं कि अपनी वत्सलता, अपने स्नेह के दायरे में बच्चों को, जवान होते हुए बच्चों को बिखरने से रोकते हैं, क्योंकि यह उनका दायित्व है। वो उनके पोषक हैं, उन्होंने उसका पोषण किया है। लेकिन जब बच्चे आंख दिखाते हैं, बच्चे जब फालतू अनावश्यक हरकतें करते हैं, तब तो पिता का दुख वाजिब है। इस सभी दुख को वो समझते हैं, चलो बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो कम से कम पत्नी तो समझे, लेकिन पत्नी भी नहीं समझती। दुर्भाग्य तो ये होता है। और ऐसी स्थिति में घर के खर्चे की, बढ़ते हुए खर्चे की शिकायत जब उनकी पत्नी उनसे करती हैं तो जो नौकर था उसको हटा देते हैं गजाधर बाबू। कहते हैं भाई कि यहाँ पर जो है अब इतने सारे लड़के हैं, लड़की है, हम भी आ गए हैं, नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नौकर को हटाया जाना अमर को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि जा करके बाबूजी से कह दो कि चुपचाप घर में बैठे रहें, फालतू काम न किया करें। नौकर क्यों हटा दिया? फिर नरेंद्र कहता है कि मैं कोई घर का काम थोड़ी करूँगा, मैं घर का काम करने के लिए थोड़ी बना हूँ, मैं कोई आटा या गेहूँ में थोड़ी पिसाऊँगा। इस तरह की बातें उस परिवार में होती हैं और ये पूरा के पूरा एक तनावपूर्ण वातावरण इस कहानी में विन्यस्त होता है, रचा जाता है। इसके संवाद बड़े मार्मिक भी हैं, मनोरंजक भी हैं, जिनकी चर्चा मैं व्याख्यान के अगले हिस्से में करूँगा ही। लेकिन जो कथा यहाँ पर है अपने तरीके से फिर चुपचाप एक कहानी में ट्विस्ट आता है, कहानी में मोड़ आता है और बहुत दुखी होते हैं और उनको बीच बीच में गणेशी की याद आती है। गणेशी जो उनका नौकर था, जब रेलवे की नौकरी कर रहे थे तो वह अक्सर उनको सुबह पूड़ी कचौड़ी जलेबी ले आता था, बड़ा ख्याल करता था उनका, उनसे वो बातचीत करते थे, देश दुनिया की बहुत सारी चर्चाएं उससे होती थी। गणेशी बहुत याद आता है। अब सोचिए कि एक बुज़ुर्ग पूरे भरे पूरे परिवार के बीच रह रहा है, लेकिन उससे उसका संवाद न होने की वजह से उसको वह गणेशी नौकर याद आता है जो छोटे से क्वार्टर में, रेलवे क्वार्टर में रहते हुए जिससे उनका संवाद होता था। बहुत विचलित होते हैं, फिर उनका मन नहीं लगता, टूट जाता है उनका दिल और बार बार कहते हैं कि क्या इसी परिवार के लिए, इन्हीं बच्चों के लिए मैंने 35 वर्ष का संघर्ष किया। और स्थिति ये होती है कि एक दिन अचानक वो पत्नी से कहते हैं कि मुझे सेठ रामजी मल की शुगर मिल में नौकरी मिल गई है छोटी सी, मैं घर अब नहीं रहूँगा, मैं जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगी? अब देखिए, क्या तुम चलोगी? पत्नी कहती है कि भला मैं चलूँगी? मैं जाऊँगी तो घर परिवार की क्या स्थिति होगी, कौन इसकी देखभाल करेगा? आखिरकार लड़की भी तो बड़ी हो रही है, उसकी चिंता कौन करेगा? यहाँ पर जो कहानी की जो घटना है वो अपने मर्म को बेधती हुई आगे बढ़ती है, क्योंकि गजाधर बाबू की ये विश्वास था दो बातों को। एक तो जब वापस जाने की बात करेंगे, वापसी, यही वापसी है, दोनों वापसी है और दोनों पीड़ादायक वापसी है। याद रखिए आप, एक वापसी उनके घर की है जो पीड़ादायक है और ये जो पुनर्वापसी शहर की ओर, गांव की ओर जा रहे हैं, वो भी उतनी ही पीड़ादायक है। वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन जाना पड़ा है। उम्मीद थी कि पत्नी भी साथ चलेंगी, पत्नी ने मना कर दिया।
उम्मीद यह भी थी कि घर परिवार के लोग उन्हें रोकेंगे, बेटा अमर, बेटा नरेंद्र, बेटी बसंती या उनकी बहू रोकेगी, लेकिन कोई उन्हें रोकता नहीं। और उसके बाद जब रिक्शा बुला करके बाहर वो जाने की तैयारी करते हैं तो टिन का जो बक्सा है, कुछ ज़रूरी सामान जो साथ ले जाना चाहते हैं, बड़ी खुशी खुशी घर वाले ला करके उस रिक्शे पर रख देते हैं। मज़ेदार तो ये है, कोई रोकता ओकता नहीं, बल्कि जो उनकी सामान थी, जो ट्रंक था, जो कनस्तर था, क्योंकि पहले कनस्तर वगैरह ही सामान हुआ करता था रखने के लिए, उसको उस पर रख देते हैं रिक्शे पर। गजाधर बाबू यहाँ पर टूट जाते हैं और फिर आप सोच सकते हैं किस नज़र से, एक नज़र से उन्होंने घर को देखा। और उषा प्रेमवदा ने इस वापसी कहानी के समापन में जिस उस नज़र का जो चित्रण किया है, अद्भुत है। इतना मोहक, इतना संवेदनशील, इतना मार्मिक है कि लिखती हैं वे कि अंतिम समय में उन्होंने उस घर को एक दृष्टि से देखा और चुपचाप डबडबाई हुई आँखों से वे आगे निकल पड़े। कहानी का यही वो मार्मिक स्थल है। उस घर को देखा, इस देखने में सब कुछ है। स्मृति है, आकांक्षा है, गुस्सा है और कहीं न कहीं एक नफ़रत भी है कि जिस घर को बनाने में मैं टूट गया, उस घर ने अपने घर में मुझे जगह देने की बात छोड़िए, अपनी भावनाओं में भी मुझे कोई उसने जगह नहीं दिया। तो यह जो मर्मभेदी कहानी है, यह कहानी आपके बड़े काम की है। ये जो नौजवान पीढ़ी आ रही है, जो मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़े बड़े पैकेज पर काम कर रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि गजाधर बाबू की संवेदना को समझे, उनके संघर्ष को समझे। वो केवल अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस में बस जाने से और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बहुत पैसा कमा करके जीवन यापन से संतुष्ट न हो, वह अपने रूट में रह रहे उस माँ बाप की भी चिंता करे, जिस माँ बाप ने सब कुछ बेच करके आपको बड़े बड़े प्रौद्योगिकी संस्थानों में भेजा है, बड़े बड़े IITs IIM में भेजा है आपको, जिसके नींव पर, जिसकी वजह से आपका पैकेज आज टिका हुआ है। लेकिन कल को आप उसे पहचानने से इनकार कर देंगे तो क्या पीड़ा होगी। पैसा तो बहुतों के पास हो सकता है, बहुत हो सकता है, लेकिन इमोशंस कहाँ से होंगे, संवेदनाएं कहाँ से होंगी। यह कहानी आज 60 साल बाद, 62 साल बाद भी इन्हीं चुनौतियों के साथ हमारे सामने खड़ी होती है। और इस कहानी का चुनाव अगर मैंने किया है आपको पढ़ाने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए, तो उसके पीछे मेरा आशय यही है, इस कहानी को पढ़ने के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद आप गजाधर बाबू की पीड़ा को समझें और आप अमर, बसंती और नरेंद्र की जो हरकतें हैं उनसे मुक्त रहें। उस बुज़ुर्ग माँ बाप को जगह, उस बुज़ुर्ग पिता को जगह दें जिसने कि तिल तिल की कमाई से कुछ पैसे बचा बचा करके आपको इस लायक बनाया है। क्योंकि यह जो विभाजन है वो 60s के डिकेड में, 60 दशक में से शुरू हो चुका था। पहले इतना विभाजन नहीं था। क्यों? क्योंकि गांव शहर की ओर उन्मुख थे और यह गांव जब शहर की ओर उन्मुख हो रहे होते हैं तो इस तरह के विस्थापन और इस तरह की विडंबना और इस तरह की त्रासदी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसकी जो मूल अंतर कथा है वह यही है। अब इस संदर्भ में आगे कुछ हम बात करना चाहते हैं कि नए बदलते सामाजिक संदर्भों को ये कहानी किन और आयामों के साथ चित्रित करती है। मैंने पहले ही कहा कि पीढ़ियों का अंतर्द्वंद होना बहुत स्वाभाविक है और नए बदलते सामाजिक संबंधों के द्वंद्व की यह जो कहानी है, इसमें उम्मीद और अवसाद एक साथ कहीं न कहीं दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि एक अवकाश प्राप्त आदमी के जीवन में अकेलापन अपरिहार्य हो गया है। वह अकेलेपन से निकलना तो चाहता है, लेकिन फिर उसी अकेलेपन में वापस जाने के लिए मजबूर होता है। गजाधर बाबू की जो अकेलापन है लगभग इसी तरह का अकेलापन है
एक अकेलेपन से निकल करके दूसरे अकेलेपन में जाने के लिए मजबूर होते हैं और एक तरह के वे उस आत्म विडंबना के भी शिकार हो जाते हैं जो कि आधुनिक सामाजिक यथार्थ है और जो कि सामाजिक विडंबना के रूप में कहीं न कहीं दिखाई देता है। क्योंकि घर के भीतर जो ठहाके हैं, जो कहकहे हैं, जो बच्चों द्वारा निर्मित हो रहे हैं, अब गजाधर बाबू जैसे लोगों को उसमें भी जगह नहीं मिलती। दूसरी तरफ पत्नी है जो उनकी संवेदना का, उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं देती। गजाधर बाबू दुखी होकर के कथानक के भीतर एक जगह उपस्थित होते हैं और कहते हैं और सोचते हैं, कहते नहीं केवल सोचते हैं, यह क्या उनकी पत्नी ही हैं जिसके हाथों के कोमल स्पर्श से उन्होंने जीवन काट दिया था और उन्हें लगता है कि वह लावण्यमयी मूर्ति जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए सर्वथा अपरिचित है। आप देखिए किस तरह से गजाधर बाबू का अकेलापन लगातार घना होता चला जाता है और इस घने होते अकेलेपन में जब वे घर छोड़कर जा रहे होते हैं और जिस तरह से वे भावुक नज़र से उस घर को देखते हैं वो बहुत ही विडंबना सूचक है और कथाकार ने एक गज़ब की इमेज यहाँ पर खड़ी की है। और इतना ही नहीं, जब वो निकल जाते हैं तो घर सारे बच्चे घर के अंदर लौट आते हैं और तुरंत ही बसंती ने भाई से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना। अब ये सब जो स्थितियां हैं कि उधर पिता बाहर जा रहे हैं, इधर सिनेमा का चस्का लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी भी पूरी स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाती। इस रूप में आप देखेंगे कथानक के प्रति वापसी में कहीं भी अतिरिक्त सहानुभूति नहीं उभरने पाती। यह रोचक बात यह है कि इस कहानी का जो परिवेश है वह विडंबनामूलक तो है, लेकिन इस कहानी की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है कि वह कहीं भी अतिरिक्त भावुकता की शिकार उषा प्रेमदा नहीं होती, दोनों स्थितियों को रख देती हैं। जैसे कि वो इस बात को भी दर्ज करती हैं, एक पक्षीय तरीके से कहानी को नहीं बुनती कि पुरानी पीढ़ी की अपेक्षाएं तो हैं, लेकिन नई पीढ़ी की सीमाओं को भी पुरानी पीढ़ी को समझना चाहिए। केवल अपनी अपेक्षाओं के दायरे में नहीं, बल्कि उनकी व्यस्तताएं हैं और उनकी आकांक्षाएं हैं, उसे समझते हुए भी आगे बढ़ना चाहिए। एक बात तो ये जो कहानी की अंतर्वस्तु है। दूसरी बात है कि पत्नी से पीड़ित हैं, पत्नी से परेशान हैं, लेकिन वो कहीं भी यानी कहानीकार पत्नी को विलेन नहीं बनाती, खलनायिका नहीं बनाती, क्योंकि उनमें एक पक्ष ये है कि बड़ी लड़की है या बड़ी होती लड़की है, घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, यानी माँ की ममता है जो पति की तुलना में ज़्यादा भारी पड़ती है। तो इसमें यह भी है कि एक तरफ पति के प्रति दायित्व है, दूसरी तरफ बच्चों के प्रति दायित्व है। तो कहानी में गजाधर बाबू की पत्नी को लेकर कोई आक्रोश पैदा नहीं होता और इस कह सकते हैं कि भावुकता को कम करती हुई कहानी जब आगे बढ़ती है तो कहानी पाठक के सामने खुलती है और पाठक को सोचने के लिए विवश करती है कि आखिरकार पत्नी दोषी हैं या पुत्र और पुत्री दोषी है। और अंत में यह बात समझ में आती है कि पत्नी की तो स्वाभाविक जिम्मेदारी थी जिससे वह अपने को मुक्त नहीं कर सकती थी, लेकिन यह जिम्मेदारी गजाधर बाबू की संवेदना को समझने की जिम्मेदारी बच्चों की तो होती ही थी, अब बच्चों की होनी चाहिए थी। और यही जो अंतर्वस्तु है, यही वातावरण को बहुत ही संघर्षमय, द्वंद्वात्मक बनाता है और यही पर वह तत्व है जिस पर कि हम परिवेश की चर्चा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इस कहानी का जो परिवेश है वह
मध्यवर्गीय परिवार का परिवेश है, जो कि धीरे धीरे अकेलेपन के विस्तार से ही बनता है। और यह जो अकेलापन है, यह निश्चित रूप से गजाधर बाबू को 35 वर्षों में मिल रहा है। तो एक तरफ गजाधर बाबू के उम्मीदों का परिवेश था, जहाँ एक सामूहिकता है, साहचर्य है, हंसी ठिठोली है, और दूसरी तरफ घर परिवार का वह परिवेश है जिसमें उनके लिए आसानी से कोई जगह नहीं है। इसी परिवेश के भीतर चरित्र उभरते हैं इस कहानी का, जिसमें कि गजाधर बाबू का चरित्र है, जिसमें वे अकेलेपन के शिकार हैं और अकेलेपन को दूर करने के लिए बार बार गणेशी की वे याद करते हैं। वे एक कहानी में एक जिम्मेदार पिता के रूप में भी दिखाई देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वे एक खिन्न मना चरित्र के रूप में भी हमारे सामने आते हैं, जो नई पीढ़ी से न जुड़ पाने के कारण अपने अकेलेपन में बार बार लौटते हैं। और ख़ास बात यह है कि उनके बच्चे उनके बूढ़ेपन को बार बार याद दिलाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वे जो गजाधर बाबू हैं, वह अवकाश प्राप्ति के बाद किस तरह से विचलित होते हैं। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि इस कहानी का जो निचोड़ है वह 2 जगहों पर है। एक तो ये कि जब अमर तनतना कर कहता है अपनी माँ से कि कह दो इनसे कि घर में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें। एक तो यह मर्मस्थल है जहाँ पर गजाधर बाबू टूटते हैं, और उससे भी बड़ा मर्मस्थल इस कहानी का, जिसे कह सकते हैं कि जहाँ से कहानी इमोशनली कनेक्ट होती है, हमारी संवेदना की सहचर हो जाती हुई है, कि जब वह अंतिम बार उस मकान को एक भावुक नज़रिए से, भावुक दृष्टि से देखते हैं। गजाधर बाबू का यह भावुकतापन उनकी उस निराशा को बतलाता है, जो उनके आकांक्षाओं के टूटने से और भी घनीभूत होती जाती है। तो कुल मिला जुला करके मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, और जिस माँ बाप ने हमें बनाने में अपना त्याग दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया, एक त्याग पूर्ण जीवन जिया, मितव्ययी जीवन जिया, जब हम संपन्न हो जाएं तो हम उनको विपन्न ना करें, क्योंकि हमारी संपन्नता किसी काम की नहीं होगी अगर हम भावना के रूप से विपन्न हो जाएंगे। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी संपन्नता हमारे भाव को या हमें भाव से विपन्न न करे। यही इस कहानी का संदेश है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।